स्टूडेंट, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ लाइफ स्टडी पॉइंट। देखिए, लास्ट टाइम जो है हमने टाइप्स ऑफ कैपेसिटर के बारे में पढ़ रहे थे। आज जो हम देखने वाले हैं वेरिएबल कैपेसिटर देखेंगे। तो देखिए, वेरिएबल कैपेसिटर जो है उसे एयर कैपेसिटर भी बोलते हैं, इनकी वेरिएबल कैपेसिटर, परिवर्तित संधारित्र। अब देखिएगा कि जो वेरिएबल कैपेसिटर होता है, तो वेरिएबल कैपेसिटर में जो डाइलेक्ट्रिक यूज करते हैं वो एयर यूज करते हैं, और इसमें डिफरेंट टाइप जो होती हैं अपने पास वो पट्टियां यूज की जाती हैं। तो देखिएगा, ये जो है अपने पास क्या है, यहाँ डिफरेंट अलग अलग प्रकार की जो है अपने पास क्या यूज की गई है, पट्टी क्या यूज की गई है, ठीक है। और सेकंड, इसमें जो डाइलेक्ट्रिक भरा गया है वो कौन सा है, एयर है, एयर है, ठीक है। अब देखिएगा, इस एयर को किस तरीके से अपने पास क्या है कि इन पट्टिकाओं को एडजस्ट किया जाता है, वो नॉब के थ्रू एडजस्ट किया जाता है, ठीक है। किसके थ्रू बदला जाता है, नॉब के थ्रू। तो ये जो अपने पास क्या है, इसको एडजस्टर भी बोल सकते हैं। अब देखिएगा, जैसे जैसे इन पट्टिकाओं का जो अपने पास है क्षेत्रफल यानी कि एरिया जब चेंज किया जाता है तो धारिता भी अपने पास इंक्रीज होती है, क्योंकि जो कैपेसिटी होती है एयर की, कैपेसिटी जो होती है अपने पास होती है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी, ठीक है। तो यहाँ जो है अपने पास जब एरिया चेंज होगा तो कैपेसिटी भी जो होगी कैपेसिटर की वो क्या होगी, चेंज होगी। तो जो अपने पास वेरिएबल कैपेसिटर होता है उसमें डाइलेक्ट्रिक तो जो हम यूज करते हैं वो एयर यूज करते हैं, और यहाँ जो कैपेसिटेंस है उसको किस तरीके से वेरी किया जाता है, नॉब के थ्रू जो है अपने पास वो प्लेटों का जो क्षेत्रफल है वो बदला जाता है। जिस तरीके से अपने पास जब इनका एरिया चेंज होता है उसी के अनुसार इसकी कैपेसिटी भी चेंज हो जाती है। तो पॉइंट नोट कीजिएगा, परिवर्तित संधारित्र, परिवर्तित संधारित्र में पैरावैद्युतांक, पैरावैद्युतांक के रूप में वायु का उपयोग किया जाता है, ठीक है। सेकंड, इसकी धारिता बदलने के लिए हम क्या करते हैं, प्लेटों के क्षेत्रफल को बदला जाता है, ठीक है। धारिता को परिवर्तित करने हेतु प्लेटों के क्षेत्रफल को परिवर्तित किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है, क्लियर चीज। अब देखिएगा, सेकंड जो है अपने पास वो होते हैं एडजस्टेबल, एडजस्टेबल कैपेसिटर जो होते हैं अपने पास कौन सा, जिसे समायोजित संधारित्र भी बोला जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, ट्रिमर और पैडर, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, ट्रिमर और पैडर। अब देखिएगा कि जो डायग्राम है, कंस्ट्रक्शनल व्यू देखें अपने पास, इनका संरचना इस टाइप की होती है। यहाँ पर क्या होता है, ये होता है एडजस्टर, एडजस्टर, ठीक है, जिसे आप क्या बोलते हो, समायोजन, ठीक है। यहाँ क्या होता है कि पेचकस के थ्रू जब इसको अपने पास वैरी किया जाता है तो वैल्यू क्या हो जाती है, कैपेसिटर की चेंज हो जाती है, ठीक है। इसमें जो डाइलेक्ट्रिक फिल किया जाता है ट्रिमर और पैडर टाइप के कैपेसिटर में, इसमें जो फिल किया जाता है वो सैरामिक या फिर अपने पास माइका फिल किया जाता है। पॉइंट नोट कीजिएगा, ट्रिमर और पैडर प्रकार के संधारित्रों में पैरावैद्युतांक के रूप में सिरेमिक, सिरेमिक या माइका का उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। अब देखिएगा, कंस्ट्रक्शनल व्यू तो ये है, जिस तरीके से अपने पास अगर हम ये जो है एडजस्टर के थ्रू अपने पास इसको चेंज करते हैं तो यहाँ प्लेटों का जो है क्षेत्रफल चेंज होता है, ठीक है। और जिसके कारण अपने पास क्या होता है, वैल्यू भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, क्लियर चीज। तो जनरली आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है या तो ये पूछ लिया जाता है कि ट्रिमर और पैडर है क्या, ट्रिमर और पैडर के होते हैं अपने पास वेरिएबल प्रकार के या फिर एडजस्टेबल प्रकार के क्या होते हैं, कैपेसिटर होते हैं, ठीक है। सेकंड जो अपने पास पॉइंट था किसका, वेरिएबल कैपेसिटर की बात करें तो वहां अपने पास जो है डाइलेक्ट्रिक जो फिल किया जाता है वो एयर फिल किया जाता है, और इसमें क्या है कि अपने पास नॉब के थ्रू या एडजस्टर के थ्रू क्या होता है,
प्लेटों का जो क्षेत्रफल है उससे परिवर्तित किया जाता है, जिसके कारण अपने पास धारिता परिवर्तित होती है। जैसे जैसे अगर प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ता है तो उस समय अपने पास धारिता बढ़ेगी, और यदि क्षेत्रफल घटता है तो धारिता अपने पास घटती है। क्लियर है चीज? ठीक है। इसके बाद जो कैपेसिटर आते हैं अपने पास, वो आता है वैरेक्टर डायोड। ठीक है, यानी कि जो सेमीकंडक्टर कैपेसिटर भी बोलते हैं उसको, ये नोट कर लिया होगा आपने। नेक्स्ट कैपेसिटर जो है इनकी वैरेक्टर डायोड, या फिर ये बोल सकते हो सेमीकंडक्टर कैपेसिटर। वैरेक्टर डायोड, ठीक है, वैरेक्टर डायोड। अब देखिए इसका जो सिंबल होता है, इसको वेरिएबल कैपेसिटर डायोड भी कहा जाता है। वेरिएबल कैपेसिटर डायोड भी कहा जाता है, वोल्टा कैप डायोड भी कहा जाता है। कि देखिएगा जब डायोड है, डायोड अपने पास फॉरवर्ड बायस में काम करता है और रिवर्स बायस में काम करता है, तो इसमें जो कैपेसिटेंस बनते हैं, फॉरवर्ड बायस में बनता है डिफ्यूजन कैपेसिटेंस, और जो रिवर्स बायस होता है उससे बनता है ट्रांजिशन कैपेसिटेंस। ठीक है, और ट्रांजिशन कैपेसिटेंस जो है वो डिपेंड करता है अपने पास कि जैसे जैसे आप अपने पास वोल्टेज को बढ़ाते हो तो डिप्लेशन लेयर की विड्थ बढ़ती है। ठीक है, और डिप्लेशन लेयर की विड्थ बढ़ती है तो अपने पास जो कैपेसिटेंस की वैल्यू वो डिक्रीज होती है, यानी कि रिवर्स बायस वोल्टेज को वेरी करके, ठीक है, उसके अपने पास कैपेसिटेंस को चेंज किया जा सकता है। तो इस तरीके से इसे बोला जाता है वेरिएबल कैपेसिटर डायोड। क्लियर चीज? ठीक है। अब यहाँ इसका जो यूज किया जाता है ये कम्युनिकेशन सर्किट में किया जाता है, माइक्रोवेव स्विचिंग में यूज किया जाता है, तो इसे सेमीकंडक्टर कैपेसिटर भी बोला जाता है। क्लियर चीज? ठीक है, तो पॉइंट नोट कर लीजिएगा इसके बारे में। इसे वेरिएबल कैपेसिटर डायोड भी कहा जाता है। ठीक है, जो ये बनाया जाता है गैलियम आर्सेनाइड का बना होता है। किसका बना होता है? गैलियम आर्सेनाइड का बना होता है। इसे वोल्टा कैप डायोड, वोल्टा कैप डायोड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यह रिवर्स बायस में काम करता है। किस में काम करेगा? रिवर्स बायस में काम करेगा। ठीक है, ये रिवर्स बायस में कार्य करता है। ठीक है, क्लियर चीज? इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? कम्युनिकेशन में किया जाता है। ठीक है, ट्यूनर परिपथ में किया जाता है, माइक्रोवेव स्विचिंग में किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग ट्यूनिंग परिपथ या माइक्रोवेव स्विचिंग में किया जाता है। ठीक है, तो ये अपने पास क्या, वैरेक्टर डायोड, इसको सेमीकंडक्टर कैपेसिटर भी बोला जाता है। क्लियर चीज? इतना नोट कीजिएगा। देखिएगा ये थे अपने पास कैपेसिटर जो आपने नॉर्मली देखे। अब देखिएगा कि कैपेसिटर जब अपने पास क्या होता है कि ज्यादा टेम्परेचर पर वर्क करता है, तो उस समय क्या होता है कि ड्यू टू टेम्परेचर के कारण अपने पास क्या है कि जो इलेक्ट्रोलाइट है वो अपने पास क्या होता है, सूख जाता है, यानी कि ओपन सर्किट हो जाता है, और ओपन सर्किट में अपने पास वो चार्ज को स्टोर नहीं कर सकता। यही रीजन होता है कि अपने पास क्या है कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है उसकी लाइफ कम होती है। ठीक है, पिछली बार आपसे जेवीएनएल में यही क्वेश्चन पूछ लिया था कि किस कैपेसिटर की जो एज है या फिर आयु है सबसे कम होती है, किसकी होती है? इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर की। तो पॉइंट लिखेगा, इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर की आयु सबसे कम होती है, सबसे कम होती है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोलाइट समय के साथ सूख जाता है, सूख जाता है। ठीक है,
इलेक्ट्रोलाइट जो है इसका क्या हो जाता है, सूख जाता है, जिसके कारण इसकी लाइफ क्या होती है, सबसे कम हो जाती है। और दूसरा क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट सूख जाने के बाद ये ओपन सर्किट की तरह वर्क करता है, और ओपन सर्किट की तरह वर्क करेगा तो ये कभी चार्ज स्टोर नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो लिखिएगा पॉइंट, इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट सूख जाने पर कैपेसिटर कैपेसिटर खुले परिपथ की भांति कार्य करता है। ठीक है, और देखिए खुले परिपथ की भांति कार्य करेगा तो इसमें क्या होगा, अपने पास ये चार्ज कभी स्टोर नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो लिखिएगा जिसके कारण कैपेसिटर चार्ज को संचित नहीं करता है। ठीक है, क्लियर चीज, तो ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे कि भी इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर की जो एज है वो कम क्यों होती है, ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाता है, अपने पास किस कंडीशन में आ जाता है, ड्राई कंडीशन में आ जाता है, सूख जाता है, जिसके कारण क्या है कि वो अपने पास एज अ ओपन सर्किट की तरह वर्क करता है, इसलिए अपने पास वो क्या नहीं कर पाता, चार्ज को होल्ड नहीं कर पाता। क्लियर चीज। अब देखिए इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर जो बनाए जा सकते हैं वो 200 माइक्रोफैराड तक बनाए जा सकते हैं, 220 माइक्रोफैराड तक बनाए जाते हैं इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। क्लियर चीज। अगर पेपर कैपेसिटर की बात करें तो वो 1.5 माइक्रोफैराड तक बनाया जाता है। कहां तक बनाए जाते हैं, पेपर कैपेसिटर की बात करें 1.5 माइक्रोफैराड तक बनाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर चीज। अब देखिए इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर जो है अपने पास नॉर्मली कहाँ यूज किया जाता है, मोटर्स के साथ भी यूज किया जाता है। ठीक है, और इनका जो यूज किया जाता है फिल्टर के लिए भी यूज कर सकते हैं। माइक का कैपेसिटर और सेरेमिक कैपेसिटर है वो हाई फ्रीक्वेंसी के लिए यूज होते हैं। ठीक है, और जो अपने पास पॉलीप्रोपिलीन और इस टाइप के जो कैपेसिटर होते हैं वो अपने पास कहाँ यूज किए जाते हैं, कम्युनिकेशन में यूज किए जाते हैं। क्लियर है। ठीक है, तो ये थे अपने पास क्या, कैपेसिटर। आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि भी कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ेंगे और पैरेलल में जोड़ेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक आता है अपने पास सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, यानी कि जब संधारित्र को किस में जोड़ा जाए, श्रेणी क्रम में, तो क्या होगा, और समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा तो क्या होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो देखिए टाइप ऑफ कैपेसिटर आपको समझ में आ गया होगा। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, ये टॉपिक देख लिया था हमने। अब देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, अब देखिएगा कि जो कैपेसिटर है कि उसका सिग्निफिकेंस क्या है, कि सीरीज में क्यों ऐड किए जाते हैं, पैरेलल में क्यों ऐड किए जाते हैं। कि देखिएगा सिग्निफिकेंस ये होता है कि मान लीजिए मार्केट में हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कैपेसिटर हैं। अगर मुझे कैपेसिटेंस की वैल्यू कम चाहिए या ज्यादा चाहिए तो स्पेशली अगर उस टाइप का कैपेसिटर नहीं मिल रहा है, मान लो मुझे 5 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर चाहिए, ठीक है, और मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है 5 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर, तो मैं किस टाइप का कॉम्बिनेशन प्रीफर करूं, या अलग अलग जो कैपेसिटर मिल रहे हैं उनको किस तरीके से एडजस्ट करूं कि मुझे क्या मिल जाए, 5 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर मिल जाए। तो यानी कि इसका यूज ये होता है कि अगर डिफरेंट टाइप के कैपेसिटर भी अवेलेबल हो और मुझे जो डिजायर कैपेसिटेंस चाहिए तो इस कॉम्बिनेशन से उसे हम प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर चीज। ठीक है, तो फर्स्ट हम जो देख रहे हैं, ये मान लीजिए 2 कैपेसिटर है, ये मेरे पास जिसकी कैपेसिटी जो है वो C1 है। दूसरा कैपेसिटर जो है इसकी कैपेसिटी मैंने क्या लिया है, C2 लिया है। ठीक है, इन दोनों को मैंने क्या किया, सप्लाई वोल्टेज V से जोड़ दिया। ठीक है, सीरीज में। अब देखिएगा क्लोज सर्किट होगा तो यहां से क्या फ्लो होगी, करंट। क्लियर। और यहाँ क्या होगा, ड्रॉप। इस ड्रॉप को मैंने मान लिया V1। ठीक है, फिर नेक्स्ट कैपेसिटर हुआ तो इसमें ड्रॉप हो गया V2। ठीक है, क्लियर चीज।
तो करंट अपने पास क्या रहेगी, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या है, सेम होगी। और यदि करंट सेम है तो इसका मतलब क्या है कि चार्ज भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्लियर चीज, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर किरचॉफ के वोल्टेज नियम के अकॉर्डिंग, तो टोटल वोल्टेज जो होगा V किसके इक्वल होगा, V1 प्लस V2 के। किसके होगा, V1 प्लस V2 के। तो किरचॉफ के वोल्टेज नियम के अनुसार, यानी केवीएल के अनुसार क्या होना चाहिए, केवल के अनुसार होगा V इक्वल्स टू V1 प्लस V2। इसे क्या मान लिया मैंने, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया, ठीक है। अब देखिएगा यहां से अगर चार्ज की बात की जाए तो सीरीज में जो चार्ज होगा टोटल वो क्या रहेगा, Q1 हो या फिर Q2 हो, ये Q हो, क्योंकि करंट की वैल्यू सेम है तो चार्ज क्या रहेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम रहेगा, ठीक है। यानी Q1 और Q2 और Q क्या किसके इक्वल आएंगे अपने पास, Q के इक्वल आएंगे, ठीक है। और आपको पता है कि जो चार्ज होता है Q, ये क्या है, CV के इक्वल्स टू होता है। तो यहां से अगर मैं V निकालूं तो ये क्या हो जाएगा, Q अपॉन C। और इसी तरीके से अगर मुझे V1 निकालना हो तो ये क्या होगा, Q1 अपॉन C1। और Q1 की वैल्यू Q के बराबर है, इसलिए क्या हो जाएगा, Q अपॉन C1। इसी तरीके से अगर मुझे V2 की वैल्यू लेनी है तो V2 क्या हो जाएगा मेरे पास, Q2 अपॉन C2 या फिर Q अपॉन C2। अब देखिएगा इस वैल्यू को मैं क्या करता हूँ, वोल्टेज जो है V1 V2 और V की वैल्यू में पुट कर देता हूँ किसमें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। अब देखिए V की वैल्यू क्या है, किसके इक्वल आई, Q अपॉन C के। V1 की वैल्यू आई Q अपॉन C1, ये आ गया Q अपॉन C2। चार सेम है तो ये वैल्यू आ गई क्या, 1 अपॉन C इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 1 अपॉन C2। क्लियर चीज। तो यहां से अगर मैं C की वैल्यू निकालूं तो ये आ जाएगा C1 मल्टीप्लाई C2 डिवाइडेड बाय C1 C2। क्लियर चीज। देखिएगा कैपेसिटर के जो सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें तो यहाँ क्या होता है कि जो अपने पास इनवर्सली प्रोपोर्शनली क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल से समझते हैं कि टोटल जो कैपेसिटेंस आएगा वो क्या आएगा। मान लीजिए ये मेरे पास 10 माइक्रोफैरड का है और ये मेरे पास 15 माइक्रोफैरड का है। तो टोटल जो कैपेसिटेंस निकला इसका वो आ गया कितना, 10 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 25। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 6 माइक्रोफैरड। अब देखिएगा 6 माइक्रोफैरड को कंपेयर करें, ये इंडिविजुअल कैपेसिटेंस, इसकी कैपेसिटी जितनी है अपने पास वो कितनी है, 10 माइक्रोफैरड। और सेकंड वाले की जो कैपेसिटी है वो कितनी है, 15 माइक्रोफैरड। तो डेफिनेटली जो 6 माइक्रोफैरड जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस आया मेरे पास, ठीक है, वो कितना है, 15 और 10 दोनों से क्या है कि लो आया। तो यानी कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन प्रेफर किया जाएगा, इन संधारित्र का जो श्रेणी क्रम संयोजन है वो इसलिए उपयोग में लिया जाता है कि धारिता आपको कम मिले, ठीक है। यानी कि अगर आपको तुल्य कैपेसिटेंस का मान कम चाहिए तो कैपेसिटेंस को किस में जोड़ना चाहिए, सीरीज में जोड़ना चाहिए। तो यहां से ये पॉइंट क्लियर हो जाता है, संधारित्र के श्रेणी क्रम संयोजन में जो तुल्य धारिता है वो हमेशा व्यक्तिगत संधारित्र की धारिताओं से भी कम प्राप्त होती है। क्लियर चीज। ये फर्स्ट पॉइंट नोट कर लेते हैं। संधारित्र के श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता संधारित्र के श्रेणी क्रम में जोड़े गए सबसे छोटे संधारित्र की धारिता से भी कम प्राप्त होती है। ठीक है, तुल्य धारिता जो थी 6 माइक्रोफैराड, इन दोनों में सबसे छोटा कौन सा, 10 वाला, इससे भी कम मिली कि नहीं मिली। इसलिए अपने पास जो तुल्य धारिता आएगी जो सबसे कम होगा उससे भी कम धारिता मिलेगी, ठीक है। सेकंड पॉइंट जो है अपने पास, संधारित्र के श्रेणी क्रम संयोजन में जो चार्ज है यानी कि आवेश और धारा दोनों का मान क्या रहता है, समान रहता है। संधारित्र के श्रेणी क्रम संयोजन में धारा तथा आवेश का मान समान रहता है, ठीक है। क्लियर चीज। अब बात करें वोल्टेज, किसकी बात करें, वोल्टेज। तो यहां से देखिएगा वोल्टेज जो है अपने पास क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कैपेसिटेंस का। अगर कैपेसिटेंस की वैल्यू कम होगी तो वोल्टेज ज्यादा होगा और कैपेसिटेंस की वैल्यू ज्यादा होगी तो वोल्टेज कम होगा। तो यहां से ये क्लियर होता है संधारित्र के श्रेणी क्रम संयोजन में जिस संधारित्र की धारिता कम होती है उसके मध्य वोल्टेज ज्यादा होता है तथा जिस संधारित्र की धारिता अधिक होती है उसके मध्य वोल्टेज कम होता है। तो
तो पॉइंट नोट कीजिएगा। संधारित्र के श्रेणी क्रम संयोजन में जिस संधारित्र की धारिता कम होती है उसके मध्य वोल्टेज अधिक होता है। ठीक है, क्लियर चीज। तथा जिस संधारित्र की धारिता अधिक होती है उसके मध्य वोल्टेज कम होता है। ठीक है, यानी अधिक वाले के पास कम और कम वाले के पास ज्यादा, क्योंकि जो कैपेसिटर वो जो वोल्टेज है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कैपेसिटेंस के। क्लियर चीज, ठीक है, नोट कीजिएगा। तो देखिएगा यहाँ वोल्टेज से जो रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आ जाता है, तो किस तरीके का क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। तो इजिली अपने पास क्या है कि वोल्टेज जब डिवाइड होगा कैपेसिटर के बीच में किस तरीके से डिवाइड होगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन ही ले लेते हैं हम। इस टाइप का क्वेश्चन आता है, यहाँ आपको क्या करेगा, दो कैपेसिटर दे देगा। मान लीजिए ये कैपेसिटर मेरे पास 20 माइक्रोफैरड का है, ये है 30 माइक्रोफैरड का। ठीक है, यहाँ जो वोल्टेज गिवन है ये हो गया 100 वोल्ट। अब देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए, अब बेवकूफ वाली बातें नहीं करनी कि सर डीसी कैपेसिटर जो है डीसी पे काम नहीं करता। तो मैंने आपको बताया था कि पोलराइज कैपेसिटर जो होता है, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, वो डीसी पे वर्क करता है। ये बेवकूफे वाली बात मत कीजिएगा। ठीक है सर, आप क्या कर लेते हो, x इक्वल्स टू होता है 1/2 पाई FC। ठीक है, फ्रीक्वेंसी सर 0 रख दिया तो ये क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गई। ठीक है, इन्फिनिटी हो गया तो अपने पास ये खुला हो गया, ये चार्ज स्टोर ही नहीं करेगा। तो ये छोटा सा कॉमन सेंस वाली बात है कि भाई एसी वाला अगर आप प्रीफर कर रहे हो तो काम नहीं करेगा। अगर डीसी की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली पागल थोड़ी है जो अपने पास एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया है। तो आपको पता है ना कि इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर अगर अपने पास पोलराइज्ड है तो वो डीसी पर वर्क करेगा। ठीक है, नॉन पोलराइज्ड जो होता है वो किस पे काम करता है, एसी पर। इसीलिए कहते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर एसी और डीसी दोनों पे वर्क करता है। क्लियर चीज, ठीक है। जब तक आपको बोले नहीं ना, ठीक है, तब तक आपको ऐसा सोच के नहीं चलना है। यहाँ मुझे वोल्टेज निकालना है, ये V1, ठीक है, ये V2। ठीक है, तो किस तरीके से निकालेंगे, तो यहाँ वोल्टेज जो डिवाइड होता है वो कैसे होता है, V, और कैपेसिटेंस लेना है आपको यहाँ CO2, और ये आ गया C1 प्लस C2। ठीक है, तो ये इसका वोल्टेज डिवीजन का फॉर्मूला है कि जब सीरीज में कैपेसिटर अगर V2 निकालना हो तो ये हो जाएगा V इंटू C1 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। अब देखिए आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर मुझे V1 निकालना हो तो टोटल वोल्टेज कितना है, यहाँ 100 वोल्टेज है, और C2 की वैल्यू कितनी है 30 माइक्रोफैरड, और दोनों का ऐड किया तो ये कितना आ गया 50। 0 से 0 कैंसिल आउट। ठीक है, ये कितना आएगा 20, ये आ जाएगा अपने पास 60 वोल्ट। अगर V2 की वैल्यू मेरे को कैलकुलेट करना है तो ये क्या हो जाएगा, टोटल वोल्टेज 100 है, कैपेसिटी इसकी कितनी है 20 है, और ये कितना है 50 है, तो कितना आ गया 40 वोल्ट। देखिएगा अगर इन दोनों का ऐड करें तो ये आएगा 100 वोल्ट, यानी किरचॉफ का वोल्टेज नियम यहाँ सेटिस्फाई होता है। क्लियर चीज, ठीक है। और ये बात भी कंफर्म हो जाती है कि देखो इसके अक्रॉस जो V1 की वैल्यू आई थी वो कितनी आई 60 वोल्ट, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आया वो कितना आया, ये आ गया 40 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा इसकी कैपेसिटी ज्यादा थी लेकिन इसके अक्रॉस वोल्टेज कम आया, और इसकी कैपेसिटी कम है, इसके अक्रॉस वोल्टेज ज्यादा है। क्लियर चीज, तो यही हमने बोला था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो कैपेसिटेंस की वैल्यू कम होगी उसके अक्रॉस वोल्टेज ज्यादा आएगा, और जिसके अपने पास कैपेसिटेंस की वैल्यू ज्यादा होगी उसके अक्रॉस वोल्टेज कम आएगा। तो इजीली इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपसे आसानी से हो जाएंगे। नेक्स्ट सेशन में जो हम देखने वाले हैं वो कैपेसिटर का पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे। ओके, थैंक यू।